नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच पर। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम साइकोलॉजी का ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें कुछ चुनिंदा प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन है आपके पास 4। पहला ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, यानी कि कोहलर के द्वारा जो कोहलर साबित करना चाहता था कि सीखना जो होता है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या फिर स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या फिर संज्ञानात्मक संकार्य है, या फिर पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है आपके पास में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता है या होते हैं? तो बताइए समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणना दोष। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है आपके पास में, पहला ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, या फिर तीसरा ऑप्शन है अलगाव, या फिर चौथा ऑप्शन संवेदनशीलता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, या फिर दूसरा ऑप्शन जनतांत्रिक, या तीसरा सहानुभूतिपूर्ण, या फिर चौथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, या मैस्लो, या हर्जबर्ग, या फिर स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा विक्टर ब्रूम के द्वारा अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास वैयक्तिक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा ऑप्शन है सूचना प्रक्रियाकरण, या चौथा ऑप्शन है व्यवहार परिमार्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण। अगला प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो ऑप्शन है आपके पास, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। दूसरा ऑप्शन है रेखीय अभिक्रम, तीसरा ऑप्शन है साखीय अभिक्रम, चौथा ऑप्शन है तैयारी और अर्जन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास में, तो राइट आंसर हो जाएगा निगमन से आगमन की ओर, ये वाला जो है शिक्षण का सूत्र नहीं है, और ये जो तीनों हैं वो सभी शिक्षण सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है तो प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, योजना बनाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है पृथक्करण, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है तुलना, चौथा है अन्वेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा? तो यहाँ पे 3 चीजें दे रखी हैं। ए है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी में दे रखा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, या सी में दे रखा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है आपके पास ए और सी सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन ए और बी सही है, या फिर तीसरा ऑप्शन बी और सी सही है, या फिर चौथा ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों सही हैं।
अगला प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है दृष्टि संवेदना, दूसरा है स्पर्श संवेदना, तीसरा है ध्वनि संवेदना या फिर चौथा प्रत्यक्षणा संवेदना। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना। भाई अगर कोई पढ़ रहा है और उसको कोई नाम लेके बुलाता है तो किसके द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? सुनकर, तो यानी कि ध्वनि। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ऑप्शन है आपके पास 4 से 8 साल, या फिर ऑप्शन बी जन्म से 2 साल, या ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 साल, या ऑप्शन नंबर डी 5 से 8 साल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 साल। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है जीन पियाजे के द्वारा वो 2 से 7 साल तक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरा ऑप्शन है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या चौथा ऑप्शन है काल्पनिक भयों का अंत। तो राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास पावलोव, या फिर विनय, या चॉम्स्की, या मैस्लो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो ऑप्शन दे रखे हैं 4। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा ऑप्शन है संकेत अधिगम, चौथा ऑप्शन है स्थान अधिगम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिगम के प्रयास एवं भूल। चलिए, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।